पुलिस स्टेशन पर कुछ लोग अंदर से बाहर आ रहे थे। इंस्पेक्टर अजीत अपने केबिन में फाइल देखते हुए किसी से फ़ोन पर बात कर रहा है। सर, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। हमारी जांच जारी है। पुलिस इंस्पेक्टर अजीत सख्तीपन से फ़ोन पर किसी से कहता है। वह गुस्से में दिख रहा है। तभी हवलदार संतोष एक फाइल लिए केबिन में आता है। सर, इस केस के काफ़ी करीब तक पहुंच चुके हैं, लेकिन जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता तब तक कोई एक्शन लेना जल्दीबाजी हो सकता है। हमारे किए कराए पर पानी फिर सकता है। ठीक है सर, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, अजीत इंस्पेक्टर आगे सख्तीपन से बताते हुए कहता है और फिर गुस्से से फ़ोन कट कर देता है। हवलदार सर के सामने फ़ाइल रखता है। सर, ये फाइनल राहुल के केस की फ़ाइल है। इसमें हमारी इंक्वायरी की सारी डिटेल्स हैं। एक बार आप चेक कर लीजिए, हवलदार इंस्पेक्टर अजीत को बताते हुए कहता है। तो इंस्पेक्टर परेशान होते हुए फाइल को देखने लगता है, जैसे वह गुस्से में हो और उसे कुछ समझ में ना आ रहा हो। सर, आपसे एक बात पूछनी थी, हवलदार सकचाते हुए कहता है। तो इंस्पेक्टर उसकी तरफ देखने लगता है। सर, क्या आज रात भी हमें पहरा देने जाना होगा? सर, आज मुझे लड़की वाले देखने आने वाले हैं, हवलदार धीरे से डरते हुए कहता है। तो अजीत इंस्पेक्टर उसे हैरानी से देखता है कि मैं इधर केस को सुलझाने के लिए दिमाग की माँ बहन एक कर रहा हूँ और इन्हें लड़की देखने की पड़ी है। बेटी, क्या तुम जल्दी में हो? पिताजी को तुमसे कुछ बात करनी है, मम्मी जी कमरे में तैयार हो रही रूपा से पूछते हुए कहती हैं। तो वह चेहरे पर क्रीम लगा रही है। कोई ज़रूरी बात ना हो तो शाम को बात करते हैं ना मम्मी, अभी थोड़ा जल्दी में हूँ, रूपा बाल बनाते हुए जल्दीबाजी में कहती है। तो वह मुस्करा देती हैं। अच्छा ठीक है, शाम को घर जल्दी आ जाना, आज हम बाहर खाना खाने के लिए जाएंगे, मम्मी जी मुस्कुराते हुए आगे बोल पड़ती हैं। तो रूपा चकित होते हुए मुस्कुरा पड़ती है। तो मम्मी, आज आपकी शादी की सालगिरह है ना? तो यह बात है, पहले क्यों नहीं बताया आपने? ठीक है मम्मी, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगी, रूपा मम्मी की तरफ देखते हुए उत्सुकता से कहती है। तो वह शर्माने लगती हैं। बेटा, अर्जुन मिलेगा तो उसको भी बोल देना कि शाम को कोई गाड़ी अरेंज कर देगा, सब साथ में चलेंगे, मम्मी जी फिर रूपा से कहती हैं। तो रूपा बैग को चेक करते हुए रुक सी जाती है। अर्जुन का नाम लेते ही उसका चेहरा उतर जाता है, लेकिन फिर वह तुरंत अपने आप को ठीक करते हुए मुस्कुराने का नाटक करती है, ताकि मम्मी को संदेह ना हो कि उसके और अर्जुन के बीच अनबन चल रही है। मम्मी, आप ही बोल देना, अभी तो मैं जल्दी में हूँ, ओके बाय। रूपा जल्दी से बैग लेते हुए मम्मी से कहती है और कमरे से बाहर चली जाती है। मम्मी को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर वह टालते हुए रूपा का बिस्तर ठीक करने लगती हैं। अर्जुन गुमसुम सा बाथरूम में आईने पर देखते हुए शेविंग कर रहा है। उसका ध्यान रूपा पे लगा हुआ है। वह अपने आप को दोषी मान रहा है कि उसकी वजह से रूपा का दिल दुखा है। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा है कि तभी शेविंग करते हुए उसके चेहरे पर ब्लेड लग जाता है, जिससे खून बहने लगता है। वह सिसिया पड़ता है। तभी मम्मी जी साबुन देने आती हैं तो देखती हैं कि अर्जुन के चेहरे पर खून बह रहा है। उन्हें पीड़ा महसूस होती है। अर्जुन, ध्यान कहाँ है? कितना खून बह रहा है? हे भगवान, यह लड़का क्या करता रहता है? मम्मी जी परेशान होते हुए कहती हैं। अर्जुन खून को साफ कर रहा है, मगर खून बहता ही जा रहा है। नहीं मम्मी, बस थोड़ा सा कट गया है, आप परेशान मत हो, अर्जुन खून साफ करते हुए कहता है। तो मम्मी जी इधर उधर कुछ देखने लगती हैं। क्या थोड़ा सा दिखता नहीं है तुझे कितना खून बह रहा है? मम्मी जी कुछ खोजते हुए बोल पड़ती हैं। उन्हें दुख हो रहा होता है बेटे के चेहरे पर खून बहता देख। तो मम्मी, आपके रोने से वह ठीक हो जाएगा? कमाल करती हैं आप, थोड़ा शांत रहो ना आप। अर्जुन मम्मी को घबराता हुआ देख लगभग गुस्से से बोल पड़ता है। तो उन्हें आश्चर्य महसूस होता है। हाँ, तुझे तो मैं नौटंकी ही लगती हूँ, तुझे क्या पता कि एक माँ के दिल पर क्या बीतती है? मम्मी जी उल्टा जवाब देते हुए कहती हैं। एक बॉक्स में उन्हें डिटॉल मिलता है। तो अर्जुन को और गुस्सा आ जाता है। मम्मी प्लीज़, इतना भी ओवर रिएक्टिंग मत करो, कोई इतना ज़्यादा भी नहीं लगा है, और प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। अर्जुन मम्मी की तरफ देखते हुए गुस्से से बोल पड़ता है। तो वह चौंकते हुए रो पड़ती हैं। हे भगवान, तू कैसी बातें करता है, हो क्या गया है तुझे? मम्मी जी आश्चर्य से उसे देखते हुए कहती हैं। उनकी आंख भर आती है। तो अर्जुन को और गुस्सा आ रहा होता है, मगर वह अपने आप को शांत करता है। मम्मी जाओ ना यार,
मेरा पहले से दिमाग खराब है, क्यों बजा रही हो मुझे? अर्जुन हाथ जोड़ते हुए मम्मी से कहता है तो वह रो पड़ती हैं। ये डिटॉल लगा ले, जाती हूँ। इस घर पे मैं ही सबको परेशान कर रखा है, बाकी सब ठीक है, मेरा ही दिमाग खराब है, मम्मी जी भावुक होते हुए कहती हैं और बाहर की तरफ आंसू पोंछते हुए चली जाती हैं। अर्जुन सिसयाते हुए कटे घाव को पोंछ रहा है, जैसे उसे माँ के लिए जरा भी बुरा नहीं लग रहा हो। रूपा बस स्टॉप पर खड़ी बस आने का इंतजार कर रही है। उसका चेहरा उतरा हुआ है। अर्जुन की बातें उसके दिल पर लग चुकी हैं, इसलिए उसने फैसला किया है कि आगे की ज़िंदगी में अपने सहारे ही जिएगी, किसी पर निर्भर नहीं रहेगी। अब उसकी वजह से किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, रूपा मन ही मन सोच रही है। तभी उसका मोबाइल बज उठता है। अर्जुन का फ़ोन आ रहा है। रूपा खुद को संभालते हुए कॉल रिसीव करती है। अर्जुन प्लीज़, तू मुझे बार बार फ़ोन मत कर। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है और ना ही कोई वास्ता रखना है। तो बेहतर यही होगा कि तू मुझे फ़ोन ही मत कर और घर तो बिल्कुल भी मत आना, रूपा सख्तीपन से फ़ोन पर कहती है। अर्जुन बाइक स्टार्ट कर रहा है। रूपा सॉरी यार, गलती से मुँह से निकल गया था। समझने की कोशिश कर कि मैं थोड़ा टेंशन में था। तू तो जानती है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, अर्जुन बाइक चलाते हुए अपनी सफाई में कहता है। रूपा का पारा गर्म होने लगता है, मगर वह खुद को संभालती है। नहीं अर्जुन, तूने कुछ गलत नहीं कहा, बल्कि मैं तो अपने आप से हैरान हूँ कि मैं इतनी मतलबी कैसे हो सकती हूँ। तूने मुझे नींद से जगा दिया है, मुझे तो तेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। थैंक्स अर्जुन, तूने मुझे रास्ता दिखा दिया, रूपा अपने गुस्से को नियंत्रित करते हुए फ़ोन पर कहती है, ताकि बात को और बढ़ाया ना जाए। रूपा प्लीज़ यार, तू ऐसा मत बोल, पहले से बहुत गिल्ट फील कर रहा हूँ, अर्जुन गिड़गिड़ाते हुए फ़ोन पर कहता है। तो रूपा बस स्टॉप पर खड़ी गुस्से को नियंत्रित कर रही है। अर्जुन अर्जुन, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ और गुस्सा भी नहीं हूँ। अर्जुन तुम ध्यान से सुनो, तुम्हारी शादी होने वाली है। कल को तुम्हारी पत्नी ने हमारे रिश्ते पर शक किया तो तब तुम क्या करोगे? इसलिए कह रही हूँ, अब हमें हमारी दोस्ती को यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए। तुम सोचो इस बारे में और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो प्लीज़, रूपा अर्जुन को समझाते हुए कहती है और फिर कॉल कट कर देती है। तभी बस आती है, वह बस पर चढ़ने लगती है। अर्जुन अपना सा मुँह लिए बाइक चला रहा है कि रूपा अब उससे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती है। कैसी बातें कर रही है, इतना जल्दी हमारी दोस्ती को तोड़ देना चाहती है। अरे भाई, इतने गुस्से में क्यों रहा करती हो, इससे सेहत खराब हो जाएगी। अर्जुन के पिताजी पत्नी को किचन पे बर्तन को पटक पटक कर साफ करते हुए देख पूछ पड़ते हैं। आप तो मुझसे बात ही मत करो, ये ऊपर वाला भी मुझे उठा क्यों नहीं लेता है इस घर से, सबको शांति मिल जाएगी, अर्जुन की मम्मी बर्तन घिसते हुए गुस्से से कहती हैं। तो अर्जुन के पिताजी को बड़ी हैरानी होती है कि पत्नी को समझना बड़ा मुश्किल है। अरे बाबा, क्यों भगवान को कोस रही हो, हुआ क्या है ये तो बताओ, पिताजी आग्रह करते हुए आगे पूछते हैं। तो वह उन्हें घूरते हुए देखती है। आप मुझसे क्यों पूछते हो, अपने हीरे से पूछ लो, मैं तो इस घर की राक्षसनी हूँ जो सबका भला सोचने पर भी मुझे ही रोना पड़ता है, मेरे ही भाग्य फूटे हैं, मम्मी जी आगे डपटते हुए पति से कहती हैं और फिर रोते हुए बर्तन साफ करने लगती हैं। तो पिताजी समझ जाते हैं कि मामला गड़बड़ है। कितना नौटंकी करती हो यार, साफ साफ बताओ ना, हुआ क्या है जो इतना नाक गाल लाल कर रखा है, पिताजी थोड़ा बिगड़ते हुए कहते हैं। तो मम्मी जी को गुस्सा आ जाता है। एक बार और बोला ना तो इसी बर्तन से सर फोड़ दूंगी, इस घर की औरत ना होकर नौटंकी बना रखा है हर किसी ने, जैसे मैं किसी टीवी सीरियल पर काम करती हूँ, मम्मी जी धमकी देते हुए पति से कहती हैं और फिर रोने लगती हैं। तो पति जी असहज से हो जाते हैं कि अभी निकल लेने में ही भलाई है, अभी मैडम का पारा भारी है, कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर को जाना पड़ जाए। इंस्पेक्टर अजीत गाड़ी चलाते हुए कहीं जा रहा है। पीछे दोनों हवलदार सोते हुए बैठे हैं। संतोष के कंधे पर नारायण सर रखे खर्राटे मार रहा है। अजीत इंस्पेक्टर गंभीर भाव से सोच रहा है कि आखिर राहुल का मर्डर किसने किया है। केस सुलझने की बजाय और उलझता ही जा रहा है। जहाँ कुछ सबूत राहुल की सौतेली माँ की तरफ इशारा दे रहे हैं, तो वहीं कुछ सबूत ये कहते हैं कि राहुल ने आत्महत्या ही किया है। अजीत गाड़ी चलाते हुए मन ही मन सोच रहा है। तभी उसे रूपा का फ़ोन आता है।
इंस्पेक्टर गाड़ी चलाते हुए फ़ोन उठाता है। सर, कल मैंने अपना कबाड़ चेक किया तो मुझे राहुल के पुराने कुछ लेटर्स मिले हैं, जिनमें से कुछ हिंदी में भी लिखे हुए हैं और भी उसके दिए हुए कुछ गिफ्ट हैं। हो सकता है आपके कुछ काम आ जाएं। अजीत के फ़ोन पर रूपा के कहते हुए की आवाज़ सुनाई देती है। ओके, तो तुम मुझे कब दे रही हो? इससे काफ़ी कुछ क्लियर किया जा सकता है। इंस्पेक्टर अजीत फ़ोन पर तुरंत रूपा से कहता है। ठीक है सर, मैं अभी ऑफिस में हूँ, मैं आपसे शाम को मिलती हूँ। लेटर्स मेरे पास ही हैं। अजीत की फ़ोन पर रूपा कहते हुए की आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, तो शाम को मिलते हैं। अजीत आगे फ़ोन पर रूपा से कहता है तो वह सहमति जताकर फ़ोन कट कर देती है। अजीत गाड़ी चलाते हुए हल्का महसूस करता है और मन ही मन कहता है, चलो कुछ तो काम बनेगा। जो कोई भी होगा इस केस के पीछे, उसका पिछवाड़ा न लाल किया तो मैं पुलिस इंस्पेक्टर नहीं। शाम हो चली है। पानी पूड़ी के ठेले के पास लोगों की भीड़ लगी हुई है। ऑफिस के गेट पर एम्प्लॉय निकल रहे हैं। रूपा भी एक दोस्त के साथ बातें करते हुए आ रही है। उसके हाथ में एक पैकेट है। तभी उसे किसी का फ़ोन आता है और वह बात करते हुए आ रही है। ऑटो पकड़ने के लिए उसे सड़क के उस पार जाना है। सड़क पर गाड़ियां आ जा रही हैं। वह उसी तरह कान पर फ़ोन लगाए हुए सड़क पार करने को जाती है कि तभी एक कार वाला रूपा को ठोकर मार देता है। वह दूर जा गिरती है। उसके सर से खून बह रहा होता है। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। एक अनजान शख्स रूपा का चोरी से पैकेट लेकर निकल जाता है। रूपा आत्मरी सी सड़क पर पड़ी रहती है। रात के अंधेरे में अर्जुन तेज बाइक चलाते हुए जा रहा है। उसका चेहरा उतरा हुआ है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना है। अगर रूपा को कुछ हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं करूँगा। हे भगवान, मेरी रूपा को कुछ मत होने देना, नहीं तो मैं अपने आप से कभी नज़र नहीं मिला सकूँगा। सब मेरी गलती है। मेरी वजह से ही उसका एक्सीडेंट हुआ है। वो बहुत दुखी थी। रूपा, मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना। अर्जुन रोते हुए बाइक चलाता हुआ सोच रहा है। उसका मोबाइल बार बार बज रहा है, लेकिन वह फ़ोन नहीं उठाता है। इस वक्त उसे रूपा के सिवाय कोई दूसरा नज़र नहीं आ रहा है। अर्जुन की होने वाली पत्नी सोना छत पर अकेली खड़ी अर्जुन को बार बार फ़ोन कर रही है, मगर वह फ़ोन नहीं उठा रहा है। उसे बुरा लगता है। उसे तकलीफ़ हो रही है। जो उससे सहन नहीं हो रहा है कि अर्जुन कहीं फिर से उसे धोखा तो नहीं दे रहा है। हॉस्पिटल के बाहर एक एम्बुलेंस आकर रुकती है। एक वार्ड के बाहर रूपा की मम्मी पिताजी के कंधे पर सर रखे रो रही हैं। वार्ड के अंदर रूपा का इलाज चल रहा है। डॉक्टर नर्स अंदर बाहर कर रहे हैं। मम्मी जी ने तो रो रो कर अपना बुरा हाल कर रखा है। पिताजी तो सुनने से हैं कि इकलौती बेटी को क्या हो गया है, कहीं उसे कुछ हो गया तो कैसे जिएंगे वो। तभी दौड़ते हुए घबराते हुए अर्जुन आता है। उसकी धड़कन बढ़ रही है। चेहरे पर गंभीरता है। मम्मी जी अर्जुन को देखकर रोते हुए उसके गले लग जाती हैं। अर्जुन बुत सा बना खड़ा रहता है। वार्ड के अंदर रूपा का इलाज हो रहा है। पिताजी भी रो पड़ते हैं। अर्जुन की आंख से आंसू बह चलते हैं। उसे दुख हो रहा है कि रूपा के साथ क्या हो गया। फिर अर्जुन अपने आप को संभालता है। अगर वह भी टूट गया तो इन्हें कौन संभालेगा। फिर वह रूपा की मम्मी को संभालते हुए बेंच पर बैठाता है। आंटी, आप चुप हो जाइए। कुछ नहीं होगा हमारी रूपा को, कुछ नहीं होगा उसे। अर्जुन अपने आप को ठीक करते हुए आंटी से कहता है तो वह रोए जा रही हैं। अंकल, आप तो आंटी को समझाइए, क्यों इस तरह रो रही हैं। रूपा ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं होगा उसे। अर्जुन अंकल की तरफ देखते हुए कहता है तो वो खुद ही दुखी होकर रो पड़ते हैं। तो उसे भी दुख लगता है और वो भी रो पड़ता है। तभी बाहर से एक नर्स बाहर निकलती है। अर्जुन उसे उत्सुकता से देखता है। मैडम, मैडम, रूपा कैसी है? वह ठीक तो हो जाएगी ना? अर्जुन नर्स से कपकपाते हुए पूछता है तो नर्स उसे गंभीर भाव से देखते हुए जल्दीबाजी में वहाँ से चली जाती है। तो वह और घबरा जाता है, कहीं रूपा की स्थिति बहुत ख़राब तो नहीं है। मम्मी रोए जा रही हैं, बार बार भगवान को याद कर रही हैं। कोने में रूपा के पिताजी रोते हुए खड़े हैं। पुलिस इंस्पेक्टर अजीत गंभीर भाव से गाड़ी चलाते हुए जा रहा है। पीछे दोनों हवलदार बैठे हुए हैं। सर, रूपा का एक्सीडेंट करने वाला कार ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया। बोलता है गलती से हुआ है। मैडम अचानक से कार के सामने आ गई थी।
संतोष हवलदार बताते हुए इंस्पेक्टर अजीत से कहता है, लेकिन वो पैकेट कहाँ गया जो रूपा सर को देने वाली थी? इसका मतलब कोई उन पर नज़र रख रहा था। हवलदार नारायण उत्सुकता से बोल पड़ता है तो अजीत इंस्पेक्टर गाड़ी को अस्पताल के सामने रोकता है। इंस्पेक्टर, तुम दोनों बाहर ही रुको और लोगों पर कड़ी नज़र रखो, मैं आता हूँ। अजीत इंस्पेक्टर गाड़ी से उतरते हुए हवलदार से कहता है और हॉस्पिटल के अंदर जाने लगता है इस साहब के साथ काम करूँगा तो कुंवारा ही मरना पड़ेगा। आज मुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं और इधर मेरी लगी पड़ी है। हवलदार संतोष अपना दुखड़ा सुनाते हुए गुस्से में बोल पड़ता है तो नारायण की हंसी निकल जाती है। अब मज़ा आया ना? बीवी के साथ सोने का क्या सुख होता है, लेकिन अपने कोई समझने वाला नहीं है। इधर नारायण हवलदार तंज कसते हुए बोल पड़ता है। नारायण की बात सुनकर संतोष का मुंह छोटा होने लगता है। उसे गुस्सा भी आ रहा होता है, मगर कुछ भी तो नहीं कर सकता ना। बाट के बाहर रूपा की मम्मी पापा बेंच के साथ बैठे हैं। मम्मी सिसक रही हैं, पिताजी उनका हाथ थामे बहला रहे हैं। कोने पे खड़ा अर्जुन गंभीर भाव से सोच रहा है। उसे रूपा के साथ बिताए हुए पुराने दिन याद आ रहे हैं कि अभी वह अचानक से आएगी और चुपके से पीछे से उसे चिल्लाकर भाग जाएगी। ऐसी ही तो थी वो, बचपन से लेकर अब तक उसे सताती ही तो आई थी, कभी दोस्त बनकर तो कभी प्यार का एहसास बनकर। जिंदगी में कैसे कैसे मोड़ भी आते हैं ना। सोचते कुछ और हैं और मिलता कुछ और है। अभी कैसी है उसकी तबीयत? पुलिस इंस्पेक्टर अजीत कड़क मिजाज से पूछता है तो अर्जुन का ध्यान टूटता है। वह पुलिस को देखकर हड़बड़ा जाता है। जी जी सर, वह हैरत भाव से हड़बड़ी में कहता है। डॉक्टर ने क्या बताया? उसकी कंडीशन कैसी है? अजीत इंस्पेक्टर दोबारा अर्जुन से पूछता है। नहीं सर, अभी तक तो डॉक्टर से कोई बात ही नहीं हुई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। अर्जुन हड़बड़ाते हुए जवाब में कहता है तो अजीत इंस्पेक्टर बाट की तरफ देख रहा है। अचानक से एक्सीडेंट हो जाएगा किसे पता था, होनी तो होकर ही रहती है। अर्जुन दुखी होते हुए आगे कहता है तो इंस्पेक्टर उसे गंभीर भाव से देखता है। यह एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि उसे मारने की साजिश थी, और जो कोई भी होगा उसे मैं ढूंढ कर ही रहूँगा। अजीत इंस्पेक्टर सख्त भाव से कहता है तो अर्जुन चौंक पड़ता है। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? भला उसका कौन दुश्मन हो सकता है? अर्जुन चौंकते हुए बोल पड़ता है। रूपा के पिताजी उसकी तरफ देख रहे हैं कि दोनों के बीच क्या बात हो रही है। बहुत जल्द सब पता चल जाएगा। रूपा की कुर्बानी जायज नहीं जाएगी, ध्यान रखना उसका। ओके, इंस्पेक्टर अजीत बार्ड की ओर देखते हुए कहता है, जैसे उसके दिमाग में कोई सुराग हो जिससे वह मुजरिम तक पहुंच सकता है। फिर वह अर्जुन को देखते हुए जाने लगता है। अर्जुन हैरान सा खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहता है। रूपा के पिताजी हैरानी से अर्जुन और पुलिस दोनों के बीच हुए वार्तालाप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सोना अपने कमरे में पड़ी सिसक रही है। उसे बुरा लग रहा है कि अर्जुन ने उसके फ़ोन का एक बार भी जवाब देना जरूरी नहीं समझा। हाथ पे उसकी पहनाई सगाई की अंगूठी को देखकर उसे और भी दुख होता है। क्या यह दर्द मुझे सारा जीवन मिलने वाला है? भले वह कुछ भी कह ले, मैं उसके दिल में कभी नहीं रह सकती हूँ। उसे मुझसे प्यार नहीं है और शायद कभी हो भी ना। तो क्या यह तकलीफ़ मुझे ज़िंदगी भर सहना पड़ेगा? नहीं अर्जुन नहीं, तुम्हें फैसला करना ही होगा। मैं इतनी भी भोली नहीं हूँ कि जो देख ही नहीं सकती हूँ। तुम्हारी आंखों में साफ दिखाई देता है कि तुम्हें रूपा से प्यार है, तो फिर तुम मुझे झूठी उम्मीद क्यों दे रहे हो? क्यों मुझे सपने दिखा रहे हो? क्यों मुझे रुला रहे हो? सोना रोते हुए मन ही मन अपने आप से कह रही है। पेशेंट की हालत बहुत गंभीर है, हमें ऑपरेशन करना होगा। आप लोग पेपर की फॉर्मेलिटी कर दीजिए तो हम ऑपरेशन की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर वार्ड से बाहर रूपा के पिताजी से कहते हैं तो मम्मी जी का दिल बैठा जा रहा है। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना? उसे बचा लीजिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए। मम्मी जी तुरंत घबराते हुए बोल पड़ती हैं तो अर्जुन पिताजी को इशारा देता है कि उन्हें चुप कराएं। माँ जी, हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, बाकी सब ऊपर वाले की मर्जी है। आप भगवान से प्रार्थना करिए कि हमारा ऑपरेशन सक्सेस हो जाए। डॉक्टर आगे अपनी बात रखते हुए कहता है तो मम्मी जी भगवान को याद करने लगती हैं। जी डॉक्टर, आप ऑपरेशन की तैयारी करिए, हम पेपर की फॉर्मेलिटी कर देते हैं। मेरी बेटी की ज़िंदगी आपके ही हाथ में है।
पिताजी तुरंत कपकपाते हुए डॉक्टर से कहते हैं तो अर्जुन पिताजी के कंधे पर हाथ रखते हुए उनकी हिम्मत बांधता है ताकि वह टूटे ना। वह उनके साथ है। ठीक है, 10 मिनट बाद से ऑपरेशन करना शुरू करते हैं। तब तक पेशेंट को देखना हो तो बाहर से ही देख सकते हैं, डॉक्टर पिताजी से कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं। मम्मी जी रोने लगती हैं और भगवान को याद करती हैं। अंकल, आप यहीं रुकिए, मैं काउंटर पर देख कर आता हूँ, अर्जुन अंकल से कहते हुए काउंटर की तरफ जाने लगता है। पिताजी पत्नी के गाल पर हाथ फेरते हैं तो वह फूट फूट कर रोने लगती हैं। इंस्पेक्टर अजीत गाड़ी चलाते हुए गंभीर भाव से जा रहा है। वह चुपचाप सा है। पीछे दोनों हवलदार मुंह लटकाए हुए बैठे हैं। तभी अजीत एक स्टॉप पर गाड़ी रोकता है। दोनों हवलदार सचेत हो जाते हैं कि कहीं उतरना ना पड़े। संतोष, तुम्हें लड़की वाले देखने आ रहे हैं ना? और नारायण, तुम्हारी पत्नी अकेली है ना? एक काम करो, तुम दोनों अपने अपने घर जाओ, अजीत इंस्पेक्टर गंभीर भाव से हवलदार से कहता है। तो दोनों एक दूसरे का आश्चर्य से मुंह ताकने लगते हैं। लेकिन सर, हमें तो पहरा देने जाना है ना? संतोष हवलदार धीरे से सकचाते हुए पूछता है। तो अजीत इंस्पेक्टर धीरे से मुस्कुरा देता है। क्यों, तुम्हें शादी नहीं करनी है? आज मैं चाहता हूँ तुम दोनों घर जाओ, अजीत इंस्पेक्टर सामान्य भाव से कहता है। तो दोनों के चेहरे पर चमक आ जाती है। फिर दोनों जल्दी से गाड़ी में से उतरने लगते हैं। अजीत इंस्पेक्टर सिगरेट जलाकर पीने लगता है। थैंक यू सर, संतोष हवलदार अजीत से सर बोलता है तो वह सिगरेट पीते हुए इशारे से जाने को कहता है। फिर दोनों खुशी होते हुए जाने लगते हैं। अजीत गाड़ी पर बैठा सोचते हुए सिगरेट पी रहा है। पापा, रूपा के ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, क्या आपके पास हैं 1 लाख रुपए? अर्जुन हॉस्पिटल के हॉल में से फ़ोन पर अपने पिता से कहता है। पर बेटा, इस वक्त वो भी 1 लाख रुपए घर पर तो नहीं है। पिताजी फ़ोन पर धीरे से कहते हैं कि कहीं पत्नी ना सुन ले और बेकार में हंगामा ना करने लगे। पापा प्लीज़, कहीं से भी अरेंज कर दो ना, नहीं तो रूपा का ऑपरेशन नहीं होगा। अंकल पहले से बहुत परेशान है, अभी उनसे रुपए के बारे में बात करना ठीक नहीं होगा। प्लीज़ पापा प्लीज़, अर्जुन पापा से गिड़गिड़ाते हुए फ़ोन पर कहता है। अर्जुन, तुम फिक्र मत करो, मैं अपने कुछ दोस्तों से बात करता हूँ, कुछ तो मेरे पास होंगे, मैं तुम्हें तुरंत फ़ोन करके बताता हूँ, पिताजी दिलासा दिलाते हुए कहते हैं। तो अर्जुन को हल्का महसूस होता है। ठीक है पापा, आप जल्दी से बताओ मुझे, ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, रूपा की हालत बहुत बिगड़ी हुई है और ऑपरेशन का भी समय हो रहा है, अर्जुन गिड़गिड़ाते हुए फ़ोन पर आगे कहता है और फिर भावुक होकर रोने लगता है। पीछे रूपा के पिताजी खड़े सुन रहे होते हैं। उनकी आंख भरी हुई होती है कि कितना परेशान हो रहा है रूपा के लिए। ये लीजिए 50,000 रुपये, अर्जुन की पत्नी के गहने बनवाने के लिए रखे थे, लेकिन अभी रूपा का ऑपरेशन होना ज़्यादा ज़रूरी है, अर्जुन की माँ कमरे में पति को परेशान रुपए गिनता देख कहती हैं। तो पति उसे आश्चर्य से देखने लगते हैं, जैसे उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा हो। ऐसे क्या देख रहे हैं, इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं, अब जल्दी से हॉस्पिटल जाइए, बच्ची सही सलामत घर आ जाए, बस माता रानी की इतनी ही कृपा है। अर्जुन की माँ रुपए का पैकेट पति को देते हुए आगे बोल पड़ती हैं। तो वो आश्चर्य से मुस्कुरा देते हैं, जैसे अपनी पत्नी पर प्यार आ रहा हो। किस्मत भी कितने खेल खेल रही है ना उस बच्ची के साथ। अर्जुन को पता चलेगा बाकी रुपए तुमने दिए हैं तो वह खुशी से पागल ही हो जाएगा, अर्जुन के पिता पत्नी से कहते हैं। तो वह भावुक होने लगती हैं। अब जाइए जल्दी से, मेरा मन तो बहुत घबरा रहा है, भगवान करे कि वह जल्दी से ठीक हो जाए, अर्जुन की माँ फिर चिंतित होते हुए बोल पड़ती हैं। तो पति उनकी तरफ दयावान भाव से देखते हैं और उठ खड़े होते हैं। रात की अंधेरी सड़क पर पुलिस इंस्पेक्टर अजीत गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं। उनके चेहरे पर सख्तीपन है, जैसे वह किसी बात को लेकर बहुत गुस्से में हो। वह कुछ सोच रहा है, जैसे कोई निर्णय ले रहा हो। और तभी अचानक से गाड़ी को राहुल के घर के सामने रोकता है। फिर वह गाड़ी में से उतरता है और राहुल के घर को गौर से देखने लगता है। हॉस्पिटल के बाहर एक ऑटो रिक्शा जा रहा है। बाट के बाहर रूपा की माँ दुखी भाव से बैठी मन ही मन जाप कर रही हैं। अर्जुन के पिता रूपा के पिताजी के पास खड़े दिलासा दे रहे हैं। बाट के अंदर ऑपरेशन चल रहा है। अर्जुन खिड़की के पास चुपचाप सा खड़ा सोच रहा है।
आधी रात हो चुकी है। शहर की अधिकांश लाइटें बंद हो चुकी हैं। उसकी धड़कन बढ़ रही है। उसे नहीं पता कि ऑपरेशन में रूपा बचेगी भी कि नहीं। जिंदगी में पहली बार खुद को इतना लाचार महसूस कर रहा हूँ, जैसे कितना असमर्थ हो गया हूँ। मेरे सामने मेरी जिंदगी सांसों की मोहताज हो रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। रूपा, ओह रूपा, तुम्हारे बिना मैं कैसे रह पाऊँगा। तुम लौट आओ रूपा, मुझे छोड़कर मत जाओ। फिर तुम्हें कभी कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा। यकीन करो मेरा रूपा, कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे बारे में ही सोचता आया हूँ। तुम्हारी खुशी, तुम्हारे गमों की परवाह करता आया हूँ। यूँ मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ रूपा। प्लीज़ रूपा, लौट आओ। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। प्लीज़ लौट आओ रूपा। अर्जुन मन ही मन रोते हुए कह रहा है। तभी उसका सिर चकराने लगता है। उसकी आंखों के सामने धुंधला सा दिखाई देता है और फिर अंधेरा छा जाता है। बस कानों में पिताजी की आवाज़ सुनाई देती है, अर्जुन, अर्जुन। सोना अकेली कमरे में मोबाइल पर अपनी सगाई की तस्वीरों को देखती सिसक रही है। उसके गाल पर सूखे हुए आंसुओं के निशान पड़े हुए हैं। वह सख्तीपन से रोते हुए एक एक करके अपनी सगाई की तस्वीरों को डिलीट करने लगती है। साथ में रोए जा रही है, जैसे वह तस्वीरों को अपनी ज़िंदगी से निकाल रही हो। 2 महीने बाद सुबह की किरण को चीरते हुए पंछी आकाश में उड़ते हुए कहीं जा रहे हैं। सड़क पे दूध वाला डिब्बा लिए गाना गाता हुआ साइकिल से जा रहा है। कुछ बुजुर्ग लोग टहल रहे हैं। उन्हीं के पीछे अर्जुन रूपा का हाथ पकड़े हुए उसे सैर करा रहा है। रूपा अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुराते हुए चल रही है। अर्जुन उसे सहारा दिए चल रहा है। अर्जुन, सोना तो तुझसे बहुत प्यार करती थी ना, फिर तुझे क्यों छोड़ दिया? मतलब उसका कहीं लफड़ा था क्या? रूपा अर्जुन का सहारा लिए चलते हुए पूछती है। तो अर्जुन सोच में पड़ जाता है। तो रूपा को लगता है कि वह उदास हो रहा है। अर्जुन, छोड़ना यार, उसे गए हुए 2 महीने हो गए हैं। इतना भी इमोशनल मत हो यार। जिंदगी ऐसी ही है। हम जो चाहते हैं वो नहीं, बल्कि जो हमारे लिए बेहतर है वही मिलता है। रूपा अर्जुन को उदास होता देख आगे चलते हुए बोल पड़ती है। तो अर्जुन को गुस्सा आने लगता है। रूपा, तू नहीं जानती उस कमीने ने मेरा कितना दिल तोड़ा है। मैं तो उससे सच्चा प्यार करने लगा था, लेकिन वह भी चली गई। मेरी तो किस्मत ही खराब है। कभी कभी तो लगता है कि ऊपर वाले ने जानबूझकर मुझे प्यार बार न देने का प्लान करके बैठा है। अर्जुन भुनकते हुए कहता है। तो रूपा को हंसी आ जाती है। अर्जुन, अर्जुन, रिलैक्स यार। तेरी यही दिक्कत है कि तू रोने बड़ा जल्दी लगता है। लड़की तो आती जाती ही रहती हैं, तू टेंशन मत ले। अब से मैं तेरे लिए लड़की देखती हूँ। अच्छा बता, तुझे कैसी लड़की चाहिए? गोरी, सांवली, छोटी, लंबी या मोटी? रूपा खिंचाई करते हुए अर्जुन से कहती है। तो वह उसे गुस्से से देखता है। रूपा अपनी हंसी को रोक रही होती है। तू भी ले ले मज़े। इधर मेरा दिल टूटा हुआ है और तुझे मज़े लेने की पड़ी हुई है। अर्जुन गुस्से से तंज कसते हुए बोल पड़ता है। तो वह हंस पड़ती है। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। मैं तो तेरी मदद ही कर रही हूँ ना। उम्र भी तो हो चली है तेरी शादी के लिए। ज़्यादा लेट हो गया ना तो बच्चे होने में भी दिक्कत होगी। रूपा फिर मजाक करते हुए आगे कहती है। तो वह रूपा का हाथ अपने कंधे से हटाकर उसे रूपा के घर के नीचे चौक पर बैठा देता है। तू रहने ही दे, इतना भी बूढ़ा नहीं हो गया हूँ। आंटी संभालो अपनी बम को, कभी भी मेरे लिए शुभ नहीं बोलती है। अर्जुन फिर हाथ जोड़ते हुए कहता है। तो घर के अंदर से रूपा की मम्मी आती हैं। अरे भाई, अब क्या हो गया, क्यों झगड़ रहे हो? मम्मी दोनों की बातें सुनते हुए बोल पड़ती हैं। तो रूपा मुस्कुराए जा रही है और अर्जुन मुंह फुलाए हुए है। मम्मी, मैं इसके लिए लड़की देखने को कह रही हूँ तो नखरे दिखा रहा है। आप ही कुछ समझाइए ना। फिर रूपा चहकते हुए कहती है। तो मम्मी जी भी मुस्कुरा देती हैं। आंटी इसका छोड़ो, कुछ भी बोलती रहती है। अच्छा, मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अर्जुन तुरंत सफाई देते हुए बोल पड़ता है और चलने लगता है। आज शाम को जल्दी आना, मम्मी मटर पनीर की सब्जी बनाने वाली हैं। रूपा अर्जुन को जाता हुआ देखकर कहती है। तो मम्मी जी मुस्कुरा देती हैं। फिर वह रूपा के पास जाती हैं और उसे सहारा देकर खड़ा करती हैं। तू टेंशन मत ले, मैं पहले ही पहुंच जाऊंगा और तुझे खाने भी नहीं दूंगा। आंटी, आप भी सुन लो, अर्जुन जाते हुए कहता है। तो रूपा हंस पड़ती है, साथ में मम्मी भी।
फिर रूपा मम्मी का सहारा लेते हुए घर के अंदर जाने लगती है। अर्जुन अपने घर में ऑफिस जाने के लिए कपड़े देखता है तो बिना प्रेस के कपड़े रखे हुए हैं। उसे गुस्सा आ जाता है। मम्मी, आप इतना कंजूसी क्यों करते हो? कम से कम ऑफिस वाले कपड़ों पे तो प्रेस करने को दे दिया करो। अर्जुन अपने कमरे से चिल्लाते हुए कहता है तो मम्मी गुस्से में भौं चढ़ाए हुए कमरे में आती हैं। 2 साल से तेरी पगार कितनी बड़ी है? जितना पैसा देता है उससे ज़्यादा तो तुम सुबह शाम ठूस लेते हो। मम्मी जी तर्क मारते हुए कहती हैं तो उसे और भी गुस्सा आ जाता है। मम्मी प्लीज़ इतना भी झूठ मत बोलो। मेरे को समझ में नहीं आता कि आप इतना पैसे बचाकर करने क्या वाली हो। कुछ जाने वाला नहीं इस दुनिया से, सब इधर ही रह जाएगा। अर्जुन मम्मी को समझाते हुए कहता है तो वो मुंह फुला लेती हैं। तू बेकार की बातें मत कर मेरे से। जितना मुझसे बहस करता है उतना अपने बाप से कह के पगार क्यों नहीं बढ़वा लेता है? मम्मी जी जवाब में कहती हैं तो वह अपना सिर खुजलाने लगता है। वो भी आपकी तरह ही हैं। मुझे तो लगता है आप दोनों को भाई बहन होना चाहिए था। अब जाइए नाश्ता लगा दो, नहीं तो उसमें भी बचा लो। अर्जुन हैरत भाव से बोल पड़ता है तो मम्मी जी कुछ सोचने लगती हैं। मैं भी सोच रही थी कि वो शर्मा जी के लड़के को ऑफिस में खाना भी मिलता है, लेकिन तेरे ऑफिस में मिलता भी होगा तो तू मुझे क्यों बताएगा? मम्मी जी संदेह भाव से कहती हैं तो अर्जुन को गुस्सा आता है कि वह अपना सर दीवार पर फोड़ ले। मम्मी यार बस भी करो, मुझे लेट हो रहा है। जाओ जल्दी से कुछ खाने को दे दो। अर्जुन गिड़गिड़ाते हुए कहता है और बिना प्रेस किए हुए ही कपड़े पहनने लगता है। तो मम्मी किचन की तरफ मुंह बनाते हुए जाने लगती हैं। सोफे पर बैठे अखबार पढ़ रहे पिताजी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। रूपा अपने कमरे में बालकनी में बैठी किताबें पढ़ रही है, साथ में चाय की चुस्की ले रही है। वह किताबें पढ़ते हुए मुस्कुरा रही है। अर्जुन अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा है। वह दूसरे कलीग्स की बातों को अनसुना करते हुए काम कर रहा है। उसे सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है। जिसे जो बोलना हो बोलते रहे। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी शादी टूट गई या लड़की ने छोड़ दिया मुझे। शाम को अर्जुन पानी पूरी ठेले के पास खड़ा पैक करा रहा है। फिर वह बाइक चलाते हुए घर की तरफ जा रहा है। दिल में उसके रूपा आज भी बसी हुई है, लेकिन उसकी आज भी हिम्मत नहीं हो रही है कि वह उससे अपने दिल की बात कर सके। जब भी कहने की सोचता है तो जैसे जुबान गले को अटक गई हो। रूपा छत पर अकेली खड़ी आसमान में झिलमिलाते तारों को देख रही है। शायद सोच रही है इन तारों में से मेरा कौन सा तारा है जो मेरे जीवन को उजाले से भर देगा, जो मुझे एक नई जिंदगी देगा। तू यहाँ क्या कर रही है? आंटी तुझे ढूंढ रही हैं। पीछे से अर्जुन आता हुआ कहता है तो वह चौंक पड़ती है। जैसे ऊपर वाले ने उसे इशारा दिया हो कि इससे बेहतर भला क्या हो सकता है। रूपा मुस्कुरा देती है। चल नीचे, तेरे लिए पानी पूरी लाया हूँ, तू भी क्या याद करेगी? अर्जुन रूपा के करीब जाते हुए कहता है तो वह मुस्कुरा देती है। अच्छा, तुझे कितनी फिक्र है मेरी? ज़रूर कोई काम निकलवाना होगा। रूपा खिंचाई करते हुए पूछती है तो वह सकपका जाता है, जैसे रूपा ने उसके मन की बात पकड़ ली हो। चल अब ज़्यादा सेंटी मत हो, आंटी परेशान हो रही हैं और मुझे भूख भी लगी है। अर्जुन बात को टालते हुए कहता है तो वह हंस पड़ती है, जैसे वह सब जानती हो। अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पहले सोचा कि नहीं पूछूं, लेकिन रहा नहीं गया मुझसे। रूपा आगे अर्जुन से सकचाते हुए कहती है तो वह उत्सुकता से उसकी तरफ देखता है और कहता है, बोल। अर्जुन, गुस्सा मत होना प्लीज़। वो राहुल के मर्डर केस का क्या हुआ? कुछ पता चला क्या? मुझे जानना है, तुझे तो पता होगा। एक्सीडेंट के बाद से तो मैं घर से बाहर कहीं जा ही नहीं पाई हूँ। रूपा सकचाते हुए कहती है तो अर्जुन उसे आश्चर्य से देखने लगता है और उसे गुस्सा भी आने लगता है, मगर चुपचाप रहता है। रूपा को हैरानी सी होने लगती है कि अर्जुन कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। रूपा अर्जुन को सवालिया नज़र से देखती रहती है। अर्जुन उससे नज़र चुराने लगता है, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। फिर वह गंभीर भाव से रूपा की तरफ देखते हुए बताना शुरू करता है। 2 महीने पहले इंस्पेक्टर अजीत राहुल के घर के बाहर खड़ा देख रहा है। फिर वह सख्तीपन से राहुल के घर के अंदर जाता है। घर के सभी लोग हॉल में मौजूद होते हैं। राहुल के पिताजी सोफे पर बैठे फ़ोन पर किसी से बातें कर रहे होते हैं। सौतेली माँ हाथों पर नेल पॉलिश लगा रही हैं और बाकी घर के दूसरे सदस्य कोई मोबाइल पे व्यस्त है तो कोई टीवी देख रहा है
और गपशप कर रहा है। पुलिस को देखते ही सभी चौंक पड़ते हैं। आइए आइए इंस्पेक्टर जी, इस समय आपको क्या काम पड़ गया जो आपको हमारे घर आना पड़ा? राहुल के पिताजी इंस्पेक्टर को देखते हुए बोल पड़ते हैं तो वह शक्तिपन से मुस्कुरा देता है कि जैसे उसे बनावटी चेहरों को देखकर तरस आ रहा हो। हम तो बिना काम के पैर भी कहाँ रखते हैं, अब नौकरी ही ऐसी है तो क्या करें। लेकिन आज कोई काम से नहीं बल्कि आपको लेने आए हैं, इंस्पेक्टर अजीत शक्तिपन से जवाब में कहता है तो सभी के कान खड़े हो जाते हैं। इंस्पेक्टर, ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम भूल गए हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? राहुल के पिता गुस्से में खड़े होते हुए बोल पड़ते हैं तो बाकी सब भौचक्के से सकपकाए हुए हैं। यह बकवास नहीं कर रहा है, दुष्ट विशाल, जो अपने ही बेटे को मार दिया सिर्फ दौलत के लिए। अब सारी जिंदगी जेल में दौलत कमाते रहना। तूने जो पाप किया है ऊपर वाला कभी माफ़ नहीं करेगा। घर के बाहर से एक बुजुर्ग आदमी आते हुए कहता है। उसके साथ दो पुलिस ऑफिसर भी होते हैं तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कहानी में ये कैसा मोड़ आ गया है। मिस्टर विशाल, लोग पैसों के लिए इतने भी गिर सकते हैं कि अपने ही बेटे की जान ले लें। इंस्पेक्टर अजीत आगे शक्तिपन से कहता है तो उसके पसीने छूटने लगते हैं। ये झूठ है, मैं अपने ही बेटे की जान क्यों लूँगा? ये बुड्ढा झूठ बोल रहा है। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने मेरे बेटे का मर्डर किया है? राहुल के पिता हड़बड़ाते हुए बोल पड़ता है तो सभी की सांसें रुकी हुई हैं। बुजुर्ग आदमी गुस्से से रोता हुआ उसे देख रहा है। यह बुजुर्ग आदमी राहुल के नाना है और इन्हीं की रिपोर्ट लिखवाने पर हमने इस केस की छानबीन करना शुरू किया था। आपने तो बाद में दुनिया को दिखाने के लिए नाटक किया था। हमें तो पहले से ही आप पर शक था, लेकिन हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए हम चुपचाप थे और ऐसे दिखा रहे थे कि जैसे हमें आपकी झूठी कहानी पर विश्वास हो। लेकिन आपने रूपा का एक्सीडेंट का प्लान करवा के अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया, क्योंकि ये बात सिर्फ आपको पता थी कि रूपा राहुल के लेटर्स लेकर आ रही है और आपने बिना सोचे समझे उसका एक्सीडेंट का प्लान भी कर दिया और उस सबूत वाले पैकेट को भी गायब करा लिया। लेकिन हर मुजरिम कोई ना कोई गलती तो कर ही देता है, जो कि तुमने भी वही किया। जिस आदमी ने पैकेट लेकर भागा था, हमने उसे सीसीटीवी कैमरे में देख लिया था और उसी ने हमें आपकी सारी सच्चाई से पर्दा हटाया। लेकिन हमने उस आदमी को जाने दिया और उससे कहा था कि वो तुम्हें सबूत दे दे, लेकिन कुछ बताए नहीं कि हम सब जानते हैं। उसने ठीक वैसा ही किया जैसे हमने उस चोर को करने को बोला। यह तो था सबूत को सच्चाई बनाने का प्रोसेस। लेकिन राहुल का मर्डर कैसे हुआ, जिसने किया वो भी बताता हूँ। सबसे पहले जब राहुल ने अपनी शादी की बात रूपा से करने को कही तो उसे आप लोगों ने धमकाना डांटना शुरू कर दिया। उसे मेंटली प्रताड़ित किया ताकि वह टेंशन में रहने लगे और जब वह टेंशन में होता है तो नींद की गोली खाकर सोता है, जिसका फ़ायदा आगे आप सभी को हुआ। राहुल रूपा से शादी के लिए मना तो कर दिया था, लेकिन वह उसे भुला नहीं पाया था, जो उसके लिए और भी दुख की बात थी। जब उससे रहा नहीं गया तो वह दोबारा रूपा से बात करने मिलने की कोशिश करने लगा। वहीं दूसरी तरफ उसने अपने नाना से अपने दिल की सारी बात बता चुका था कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और वह क्या चाहता है। नाना जी ने भी उसे समझाया कि वह उसके साथ हैं और जो उसे चाहिए वो उसे दिलाएंगे। जब एक दिन राहुल रूपा से मिला तो उसे अपनी तकलीफ़ बताना चाहा, उसे अपनी ज़िंदगी में फिर लाना चाहा, लेकिन रूपा इतने गुस्से में थी कि वह उससे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती थी। वह उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन फिर भी उसने उससे बात किया और उसे समझाया भी कि अब दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। अब वह दोबारा राहुल से कोई संबंध नहीं रखना चाहती है। राहुल को बहुत तकलीफ़ हुआ था, वह अपने आप को दोषी मानता था। उसे लगता था कि उसकी ज़िंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं है और ना ही कुछ ठीक हो सकता है। वह आखिरी बार अपने नाना से बात किया था। उसने आत्महत्या करने की बात भी कहा था कि अब वह जीना नहीं चाहता है, उसे इस दुनिया में नहीं रहना है, कोई उससे प्यार नहीं करता है। लेकिन नाना के समझाने बुझाने के बाद वह अपने घर गया और नाना से वादा भी किया था कि वह कोई गलत काम नहीं करेगा। जब वह आधी रात को घर पहुंचा तो पिताजी से बेवजह अच्छा खासा झगड़ा हुआ। हालांकि यह सब एक चाल थी आप लोगों की, ताकि वह गुस्सा हो जाए, परेशान होने लगे, उसे सिर दर्द हो और वह जाकर नींद की गोलियां खा ले।
जो कि वैसा ही हुआ। राहुल बहुत दुखी हुआ था, हताश हुआ था और बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसने उस वक्त रूपा को 3 मैसेज भी लिखे और उसने कहा था कि यह आखिरी मैसेज है। वह उस वक्त बहुत परेशान था, तनाव में था। कोई उसे समझाने वाला नहीं था। उसे लग रहा था कि उसके मरने से सब ठीक हो जाएगा। उसने नींद की ज़्यादा गोलियां खाकर खुद को ख़त्म करने का छोटा सा उपाय किया था, ताकि घर वाले उसकी स्थिति को समझ सकें और उसे अपने प्यार से शादी करने का परमिशन दे दें। लेकिन वह ये नहीं जानता था कि उसके घर वाले ही उसे मारना चाहते हैं, क्योंकि घर की ज़्यादातर प्रॉपर्टी उसके नाम पे थी, जो उसके दादा ने ही बहुत पहले ही कर दिए थे। और इस तरह नींद की गोली की डिबिया में जहर की गोली रखी गई, जो कि उसके अपने पिता ने ही बदली थी। हालांकि आपने बहुत सावधानी से इस काम को अंजाम दिया था। आपने दस्ताना पहनकर नींद की गोली की जगह जहर रखा था, ताकि राहुल के कमरे में आपकी उंगलियों के निशान ना मिले। लेकिन आपने जल्दीबाजी में एक दस्ताना वहीं छोड़ दिए थे और दूसरा अपने कमरे में कबाड़ में रख दिए थे, जो उस दिन की चेकिंग के दौरान हमें मिला था। फिर भी इससे साबित नहीं हो रहा था कि राहुल का मर्डर उसके पिता ने ही किया है कि नहीं। हमने 3 दिनों तक अपने हवलदारों को आपके घर की पहरेदारी करने के लिए रखा था और हमें पता चला कि हमारे सीनियर कमिश्नर सर आपके घर किस दावत पर आ रहे थे। थोड़ा और जांच किया तो सब साफ होता गया कि हमारी सारी जानकारी आपके कानों तक कैसे पहुंच रही थी। इसलिए हमने एक झूठी फाइल तैयार किया, ताकि असली फाइल बनाई जा सके। एक बाप ने पैसों के लिए अपने ही बेटे का खून कर दिया, वो भी बड़ी सफाई से, और पुलिस को भटकाने के लिए एक लेटर भी छोड़ दिया। हालांकि कोशिश तो पूरी की गई थी कि राहुल की हैंड राइटिंग से मैच हो, लेकिन वह हिंदी में इतना कमज़ोर था कि ठीक से प्यार शब्द को भी पार लिखता था। हमारा शक यकीन में बदल चुका था और हमारे पास एक दूसरा भी केस आपके खिलाफ बन चुका था, रूपा का एक्सीडेंट कराने के जुर्म में। इंसान कितने भी गुनाह कर ले, एक न एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाती है। अब आप सभी चलिए और जेल की हवा पानी का लुत्फ़ उठाइए, पुलिस इंस्पेक्टर बताते हुए कहता है। तो सभी सकपकाए से खड़े हुए हैं। राहुल के नाना जी रो रहे हैं और फिर वह विशाल की तरफ थूकते हुए चले जाते हैं। पुलिस टीम सभी को लेकर जाती है। अजीत इंस्पेक्टर आगे मुस्कुराते हुए चल रहे हैं, तो पीछे पीछे सभी मुजरिम लोग आ रहे हैं। वर्तमान समय में रूपा, डॉक्टर ने तुम पर कोई दिमागी तनाव न पड़ने की सख्त हिदायत दिया था, इसलिए हम में से किसी ने भी तुम्हें राहुल के केस के बारे में कोई बात नहीं किया था। अर्जुन रूपा के बगल पर खड़ा उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तो वह रो रही होती है। उसे दुख लग रहा है कि एक बाप ने अपने ही बेटे को मार दिया। उसे राहुल की याद आ रही है। रूपा, वक्त सारे घाव भर देता है। धीरे धीरे ही सही, जिंदगी की गाड़ी फिर से पटरी पर दौड़ने ही लगती है। जो होना था वो तो हो चुका है, अब तुम्हें आगे के बारे में सोचना चाहिए। अर्जुन शहर की डिमडिमाती रोशनी को देखते हुए कहता है, तो रूपा उसे अपने आंसू पोंछते हुए देखने लगती है। फिर वह अपने मोबाइल पर एक रिकॉर्डिंग ऑडियो चालू करती है, जिसमें अर्जुन की आवाज़ होती है कि मैं रूपा से बहुत प्यार करता हूँ, बचपन से करता आया हूँ। अर्जुन चौंक पड़ता है, तो सामने खड़ी रूपा मुस्कुरा रही होती है। वह रूपा से नज़रें चुराने लगता है, जैसे वह शर्मिंदा हो रहा हो। ये रिकॉर्डिंग मुझे सोना ने भेजा था। मुझे 2 दिन पहले ही मिला था। मुझे सब पता है कि सोना ने तुमसे सगाई इसलिए तोड़ा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अर्जुन दूसरी तरफ देखने लगता है। वह भावुक हो रहा है। उसकी धड़कन बढ़ती जा रही है, जो कि रूपा उसकी स्थिति को समझ रही है। अर्जुन, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, पहले क्यों नहीं बताया? और मैं पागल तुम्हें देख ही ना सकी? रूपा अर्जुन से पूछते हुए कहती है, तो उसका गला भर जाता है। वह कुछ बोलना चाहता है मगर बोल नहीं पाता है, जैसे कुछ गले पर अटक गया हो। रूपा गहरी सांस लेकर छोड़ती है, जैसे वह कुछ अर्जुन से कहने वाली हो। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अर्जुन, अर्जुन, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? रूपा शर्माते हुए बड़ी मुश्किल से कहती है। तो वह गीली आंखों से उसकी तरफ देखते हुए हाँ में मुंडी हिलाता है और फिर उसके गले से लग जाता है। रूपा भी उसे अपनी बाहों में भर लेती है। उसकी आंख भर आती है। अर्जुन, जब तुम्हारी सगाई हो रही थी, तभी मुझे महसूस हो गया था कि सच्चा प्यार तो मैं तुमसे ही करती हूँ। तुम्हारे बिना
मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। आई लव यू अर्जुन, आई लव यू। रूपा अर्जुन के गले लगे हुए कहती है तो वह उसे और कसकर अपनी बाहों में जकड़ लेता है, जैसे अब वह उसे अपने आप से कभी दूर होने नहीं देगा। सीढ़ी के पास खड़ी रूपा की मम्मी जी मुस्कुराते हुए रो रही हैं। आसमान के हजारों सितारों के नीचे दो प्यार करने वाले एक हो गए। दो दिल एक मंजिल तक का सफ़र सफल हुआ।